नमस्कार, मैं मनोज विश्नोई और इस रेड प्लस न्यूज़ पर आपका बहुत स्वागत है। और आज हम सिर्फ एक सामान्य खबर का विश्लेषण नहीं करेंगे। ये आपकी सेहत, आपकी जेब और आपकी आदतें और आपकी लत से और सरकार से, यानी कि इन सभी से जुड़ी हुई है। क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं उस तारीख की जो कैलेंडर में सिर्फ 1 फरवरी 2026 है, लेकिन हकीकत में यह तारीख देश की अर्थव्यवस्था, आम आदमी की दिनचर्या और करोड़ों लोगों की आदतों में एक बड़ा बदलाव लेकर आने वाली हैं। और आज हम बात कर रहे हैं उन बदलावों की जो पूरे भारत में एक साथ लागू होने जा रही हैं और जिनका असर सीधा आपके रोज़मर्रा के खर्च, आपकी जेब से निकलने वाले पैसों और आपकी रसोई और आपके सफ़र और आपकी सेहत पर पड़ेगा। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये जो बदलाव है ये किसी अफवाह का हिस्सा नहीं है, न ही सोशल मीडिया पर वायरल किसी आधी अधूरी जानकारी का नतीजा है, बल्कि ये फैसले जो सरकार की आधिकारिक सूचनाओं और वित्त मंत्रालय के नोटिफिकेशनों और जीएसटी काउंसिलिंग की बैठकों से निकल करके अब ज़मीन पर उतरने जा रहे हैं और पूरी तैयारी के साथ में है। अब सबसे पहले बात करते हैं तंबाकू की, क्योंकि सरकार का सबसे बड़ा और सबसे सख्त प्रहार इसी सेक्टर पर हुआ है। सिगरेट, गुटखा, पान मसाला, जर्दा, हुक्का, टोबैको और च्यूइंग टोबैको यानी कि वह जहर जो सालों से सस्ता रहकर देश के नशों में उतरता रहा, जो हर दिन लाखों लोगों की आदत बनकर उनकी सेहत को धीरे धीरे खोखला करता रहा। अब सरकार ने इसी जहर पर सबसे कड़ा और सबसे बड़ा वार किया है, यानी कि 1 फरवरी 2026 से पूरे देश में तंबाकू उत्पादकों पर नया टैक्स रिजिम लागू किया जा रहा है। और इस नए टैक्स सिस्टम का मकसद सिर्फ राजस्व बढ़ाना नहीं, बल्कि लोगों को इस जहर से दूर करना भी है। अब तक तंबाकू उत्पादकों पर 28% जीएसटी लगता था और अब उसके ऊपर कॉम्पेंसेशन एक सेस लगाया जाता था, लेकिन अब यह मुआवजा उपकर यानी कि कॉम्पेंसेशन सेस इतिहास बन चुका है। और वजह साफ है कि कोविड के दौरान राज्यों को जो लोन दिया गया था वह अब चुका दिया गया है और इसी 31 जनवरी 2026 के बाद कॉम्पेंसेशन सेस है वो समाप्त कर दिया गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तंबाकू सस्ता हो गया है, बल्कि सरकार ने इसकी जगह और भी व्यवस्था लागू कर दी है। अब सीधे 40% जीएसटी लगाया गया है, यानी टैक्स का बोझ पहले से ज़्यादा और सीधा हो गया है। और कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। सिगरेट पर अब स्पेसिफिक सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी पहले से कहीं ज़्यादा कठोर कर दी गई है, यानी अब सिर्फ जीएसटी ही नहीं बल्कि एक्साइज ड्यूटी भी जेब पर भारी पड़ेगी। सिगरेट की लंबाई और उसकी साइज, उसमें फ़िल्टर है या नहीं, इन सब के हिसाब से प्रति 1000 स्टिक पर एक्साइज ड्यूटी 2050 रुपये से लेकर 8500 रुपये तक कर दी गई है। मतलब साफ है कि जो सिगरेट छोटी होगी उसके प्रति स्टिक लगभग 2 रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। और जो लोग लंबी या किंग साइज़ की सिगरेट पीती हैं उनके लिए टैक्स और भी ज़्यादा होगा, यानी जितनी लंबी सिगरेट और उतना लंबा टैक्स का डंडा। यही नहीं, गुटखा और च्यूइंग टोबैको पर एक्साइज ड्यूटी लगभग 82 यानी कि 82% तक पहुँच गया है, जबकि गुटखा पर यह बोझ करीब 91% तक चला गया है। और पान मसाला जैसे उत्पादकों पर हेल्थ एंड नेशनल सिक्योरिटी सेस यानी कि जो HNSC हैं उनके द्वारा ये एक सेस लगाया गया है। सरकार साफ संदेश दे रही है कि ये सिर्फ व्यापार का मामला नहीं है, ये देश के नागरिकों की सेहत और राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है। लेकिन सरकार यही नहीं रुकी, उसने टैक्स चोरी की जड़ पर सीधा एक प्रहार किया है। अब जीएसटी MRP यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस पर लगेगा, न कि किसी छूट या डिस्काउंट वाली कीमत पर। यानी अब कोई भी निर्माता या रिटेलर ये नहीं कह पाएगा कि उसने कम कीमत पर माल बेचा इसलिए टैक्स भी कम लगेगा। सरकार ने एक अंडर वैल्यूएशन का रास्ता पूरी तरीके से बंद कर दिया है। अब सवाल ये उठता है कि इसका नतीजा क्या होगा। नतीजा बिल्कुल साफ है कि सिगरेट और तंबाकू उत्पादकों की कीमतों में 15 से 40% की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। कुछ कैटेगरी में एक सिगरेट 5 से 5.5 रुपये तक महंगी हो सकती हैं, यानी जो चीज़ अब तक
जेब में फिट बैठ जाती थी, अब जेब पर भारी पड़ने वाली है। हालांकि इस पूरी कहानी में एक दिलचस्प मोड़ भी है कि वो बीड़ी, बिल्कुल आपने सही सुना, बीड़ी पर सरकार ने राहत दी है। बीड़ी पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। यानी बीड़ी थोड़ी सस्ती हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर इसका असर सीमित रहेगा, क्योंकि सरकार का फोकस साफ तौर पर सिगरेट और संगठित तंबाकू उद्योग पर है। अब सवाल उठता है कि सरकार ये सब क्यों कर रही है? तो सवाल सीधा और साफ है। राजस्व बढ़ाने के साथ साथ देश की सेहत बचाने के लिए भारत में हर साल तंबाकू की वजह से लाखों लोगों की मौत होती है और सरकार अब कीमत के जरिए आदत पर चोट कर रही है। अब आते हैं उन चीज़ों पर जिनकी दिशा भले ही अनिश्चित हो, लेकिन सरकार इसका असर तो तय कर देती है, लेकिन इसका असर भी तो तय है। बात करते हैं एलपीजी सिलेंडर की। घरेलू 14 किलो का सिलेंडर हो या 5 किलो का या कमर्शियल 19 किलो का हो या होटल ढाबों में इस्तेमाल होने वाला सिलेंडर, तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को इनकी कीमतें रिवाइज करती हैं और पिछले महीने जो कमर्शियल सिलेंडर है उनमें करीब 14.5 रुपये की कमी देखने को मिली थी। और घरेलू सिलेंडर पर आम जनता को उम्मीद है कि बजट से पहले राहत मिलेगी, लेकिन सच्चाई यह है कि 31 जनवरी की शाम तक कोई भी कंफर्मेशन नहीं है और आज बजट है। आपने देखा होगा क्या होगा, क्या हुआ। और 1 फरवरी की सुबह आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल ही तय करेगी कि आपकी रसोई का खर्च बढ़ेगा या फिर घटेगा। ये कहानी सीएनजी और एलपीजी की नहीं है। अगर इनकी कीमतें बढ़ती हैं तो सीधा असर ऑटो, टैक्सी और किचन बजट पर पड़ेगा। एटीएफ यानी कि एक एविएशन टरबाइन फ्यूल अगर महंगा हुआ तो इसका सीधा असर हवाई सफ़र पर पड़ेगा। यानी एयर टिकट महंगे हो सकते हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतें वैसे तो रोज़ रिवाइज होती है, लेकिन 1 फरवरी को कोई ख़ास कट या हाइक फ़िलहाल कंफर्म नहीं है। और देखने वाली बात है कि अब स्थितियाँ क्या होने वाली है बजट में, आपने देखा होगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या कोई भी चीज़ सस्ती हो रही है? जवाब, कोई बड़ी कंफर्म सस्ती वस्तु सामने नहीं आई है। बीड़ी को छोड़ दे तो आम आदमी की थाली, दवा और रोज़मर्रा की ज़रूरतों पर कोई बड़ी राहत की खबर नहीं है। और अगर राजस्थान की बात करें तो 1 फरवरी 2026 से राज्य स्तर पर पेट्रोल, डीजल, शराब और किसी अन्य वस्तु पर वेट या एक्साइज में कोई बड़ा बदलाव सामने नहीं आया है। राजस्थान का बजट अलग से फरवरी या मार्च में पेश होगा और केंद्र के टैक्स तो लागू होंगे, लेकिन राज्य की ओर से फिलहाल कोई भी अतिरिक्त बोझ या कोई शुल्क या कोई राहत नहीं है। अब ये भी समझना ज़रूरी है कि ये फैसले कब और कैसे लिए गए। तंबाकू और पान मसाला पर नया टैक्स रिजिम जीएसटी काउंसिलिंग की सितंबर 2025 की एक बैठक में तय किया गया था। वित्त मंत्रालय और सीबीआईसी ने इसकी अधिसूचनाएं दिसंबर 2025 के आखिर में और 1 जनवरी 2026 के आसपास जारी की थी। और इन नोटिफिकेशनों में साफ लिखा गया था कि प्रभावी तारीख 1 फरवरी 2026 यानी कि जो एक कॉम्पेंसेशन शेष है 31 जनवरी 2026 तक समाप्त है। यानी ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि महीनों की तैयारी और रणनीति का नतीजा है। और ठीक उसी दिन यानी 1 फरवरी 2026 को सुबह 11 बजे संसद में वित्त मंत्री सीतारमण यूनियन बजट 2026 और 27 को पेश किया। यानी कि आज के दिन ही वित्त मंत्री ने अपना एक आम बजट पेश किया और बजट में नए ऐलान भी हुए, नई राहतें और नए बोझ भी सामने आए। लेकिन आज जिन बदलावों की हम बात कर रहे हैं वे बजट से पहले ही नोटिफिकेशन के ज़रिए तय हो चुके हैं। यानी तय है कि 1 फरवरी को सुबह देश बदलेगा और जिस तरीके से आपने देश को बदलते हुए देखा भी। और सिगरेट की कीमत बदली है, रसोई का हिसाब बदला है और सफ़र का खर्च भी बदला है और शायद आपकी आदतें भी अब बदल जाएगी, क्योंकि सरकार का संदेश बिल्कुल साफ है। जो सेहत से खिलवाड़ करेगा वह अब सस्ता नहीं बचेगा और जो नियमों से खेलेगा उसके लिए रास्ते बंद हो चुके हैं। और इसलिए 1 फरवरी सिर्फ एक कैलेंडर की तारीख नहीं, यह उस नए दौर की शुरुआत है जहां जेब और ज़िंदगी दोनों का हिसाब नए सिरे से लिखा जाएगा। और अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर आप नज़र बनाए रखिएगा, क्योंकि कीमतें बदलेगी, नियम बदलेंगे, लेकिन सच यही रहेगा। और अब महंगाई सिर्फ अपनी जेब पर नहीं
आपकी आदतों पर भी हमला करेगी। आज आपको राजस्थान में सरकारी स्कूलों की हालत पर विचार करना चाहिए। सरकार को धीर गंभीर होना चाहिए। सरकारी स्कूलों से संबंधित ये कोई आंकड़े नहीं है, ये एक सायरन है, एक चेतावनी है। और अगर फिर भी हम न सुने तो ये अपराध है, क्योंकि विधानसभा के पटल पर खुद सरकार मानती है कि प्रदेश के 45,365 स्कूलों से 41,178 स्कूल ऐसे हैं जिनकी इमारतें जर्जर हैं। यानी कि आप दोबारा इस बात को सुन लीजिएगा, सरकार ये कह रही है कि 45,365 स्कूलों में से 41,178 ऐसे स्कूल हैं जिनके इमारतें, जिनकी भवन एकदम खराब है, जर्जर है, दीवारें दरकी हुई है, छतें ठपकती है, शौचालय या तो बंद है या है ही नहीं। और सवाल ये नहीं है कि समस्या क्या है, सवाल यह है कि जब समस्याएं सामने आती हैं या आ चुकी हैं तो किया क्या जा रहा है। क्योंकि हर साल बजट आता है, हर साल घोषणाएं होती है, हर साल योजनाओं के नाम बदलते हैं, लेकिन स्कूल वही है, बच्चे वही है और बदहाल व्यवस्था भी वही है। और फिर हम कहते हैं कि सरकारी स्कूलों में बच्चे क्यों नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो जवाब बहुत सीधा है, क्योंकि हम उन्हें पढ़ने लायक माहौल ही नहीं देना चाहते। और आप सोचिए कि जिस बच्चे के सिर पर छत गिरने का डर हो, जो बारिश में टपकती छत के नीचे बैठता हो, जो टूटे फर्नीचर पर किताब रखकर भारत के भविष्य के सपने देखता हो, और उसे हम कह रहे हैं कि देश का भविष्य तुम्हारे हाथ में है, ये कैसा मजाक है, ये कैसी संवेदनहीनता है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब सरकार खुद स्वीकार कर रही है कि 90% से ज़्यादा स्कूल मरम्मत योग्य यानी कि मरम्मत मांग रही हैं, तो फिर खर्चा एक औपचारिकता क्यों बन जाती है, क्यों हर बहस फाइलों में दब कर रह जाती है, क्यों ठेके, टेंडर, सर्वे और रिपोर्ट के बीच बच्चों का बचपन पिसता रहता है। और यह भी समझना ज़रूरी है कि स्कूलों की इमारत सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं होती, वे भरोसे की नींव होती हैं। और वहाँ से नागरिक बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, सैनिक बनते हैं और शिक्षक निकलते हैं। और अगर वही इमारत जर्जर और व्यवस्था भी जर्जर हो जाती हैं तो हम स्मार्ट क्लास, टैबलेट और डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, लेकिन जिन कमरों में बिजली नहीं, दीवारें दरक रही है, वह स्मार्ट बोर्ड का क्या होगा। और भी ये सवाल है कि क्या शिक्षा सिर्फ भाषणों का विषय बन करके रह गई है, क्या बच्चों की सुरक्षा और उनका सम्मान, उनका भविष्य अब प्राथमिकता नहीं रहा। क्योंकि अगर प्राथमिकता होती तो 41,178 स्कूलों की हालत ऐसी नहीं होती। और ये सिर्फ शिक्षा विभाग की नाकामी नहीं है, ये सिस्टम की विफलता है, यह उस सोच की हार है जो शिक्षा को खर्च मानती है, निवेश नहीं। और जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि स्कूल सुधारना सड़क बनाने जितना ही ज़रूरी है, पुल बनाने जितना ही ज़रूरी है, तब तक आंकड़े आते रहेंगे, बहसें होती रहेगी और किसी दिन कोई दीवार, कोई छत किसी मासूम सपने को कुचल देगी। और तब तक हम फिर अफसोस करेंगे, सोचेंगे, जांच बिठाएंगे और भूल जाएंगे। लेकिन सवाल वही रहेगा, 41,178 स्कूल जर्जर हैं और जवाब अब भी अधूरा है। और आखिर में आज हम आपको हमेशा की तरह विज्ञान से जुड़े विषयों पर विश्लेषण करते हैं। विज्ञान के उस अद्भुत और चौंकाने वाले सच से आपको रूबरू करवाने की कोशिश करते हैं जो आपके शरीर से जुड़ा है, आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ा है और जिसे जानकर आप खुद अपने शरीर को अलग नज़र से देखने लगेंगे। ये कोई विदेशी रिसर्च नहीं है, ये कोई महंगी मशीन या कोई लैब नहीं है जिसमें ये प्रयोग किया गया। ये विज्ञान है हमारे शरीर का और ये कहानी है भारत के एक शहर वाराणसी से जुड़ी हुई। एक ऐसा शहर जहाँ लोग सदियों से एक ऐसी क्रिया करते आ रहे हैं जिसे आज का विज्ञान भी मान चुका है और उसे समझ चुका है। और वह क्रिया है सुबह सूरज निकलने से पहले गंगा के घाट पर स्नान करना। आप सोचेंगे इसमें विज्ञान कहाँ है? लोग इसे आस्था कहते हैं, लेकिन विज्ञान कहता है कि यह शरीर के लिए एक नेचुरल रीसेट बटन है। जब कोई इंसान भोर समय में यानी सूर्योदय से पहले ठंडे पानी में उतरता है और उसके शरीर में एक चैन रिएक्शन शुरू हो जाती है। ठंडा पानी शरीर के नसों को सिकुड़ता है और जिससे ब्लड सर्कुलेशन अचानक तेज हो जाता है, दिल ज़्यादा सक्रिय होता है, दिमाग को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है। और यही वजह है कि ऐसे स्नान के बाद इंसान को अजीब सी ताजगी महसूस होती है। और अब जरा गहराई से इसे समझिएगा। सुबह सुबह ठंडे पानी में स्नान करने से शरीर में ब्राउन फैट सक्रिय हो जाता है। ब्राउन फैट वह फैट है जो शरीर की गर्मी बनाए रखता है और आपकी कैलोरी जलाने में मदद करता है।
यही वजह है कि ठंडे पानी में स्नान करने वाले लोगों में मोटापा कम और ऊर्जा बहुत ज़्यादा देखी जाती है, वे अधिक ऊर्जावान रहते हैं। विज्ञान यह भी कहता है कि ठंडे पानी से स्नान करने पर शरीर में डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन रिलीज होते हैं। यही हार्मोन जो तनाव को कम करते हैं, मूड बेहतर बनाते हैं और डिप्रेशन से लड़ने में मदद करती हैं। यानी जो काम आज एंटी डिप्रेसेंट दवाएं करती हैं, वही काम गंगा के ठंडे पानी और भोर की हवाओं के ये सारी चीज़ें सदियों से करती आ रही हैं। अब सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ वाराणसी तक सीमित है? तो जवाब है नहीं। लेकिन वाराणसी इसलिए खास है क्योंकि यहाँ ये क्रिया रोजाना सामूहिक रूप से और पीढ़ी दर पीढ़ी होती आई है। और जब लाखों लोग एक साथ सूर्योदय से पहले जागते हैं, स्नान करते हैं और फिर दिन की शुरुआत करते हैं, तो उनके शरीर की जैविक घड़ी यानी बायोलॉजिकल क्लॉक बिल्कुल सटीक सेट हो जाती हैं। विज्ञान कहता है कि सुबह सुबह सूरज की पहली रोशनी और ठंडा पानी मिलकर शरीर के सर्कैडियन रिदम को सही करती हैं। इससे नींद बेहतर होती है, पाचन सुधरता है और इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है। और यही कारण है कि पुराने ज़माने में लोगों को डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक डिजीज जैसी समस्याएं कम होती थी, और अब आज के ज़माने में इसे सोचिएगा बहुत ज़्यादा होती हैं। और अब आप इसे भी सोचिए कि यह ज्ञान किसी मेडिकल कॉलेज से नहीं आया, यह ज्ञान अनुभव से, परंपरा से और प्रकृति के साथ तालमेल से। और वाराणसी के घाट हमें ये सिखाते हैं कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमेशा दवाइयों की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी बस यही सही समय और सही पानी और सही आदत काफ़ी होती हैं। और आज जब हम देर रात तक जागते हैं, सुबह मोबाइल देखते हैं और फिर बीमारियों की शिकायत करते हैं, तब यह देसी विज्ञान हमें आईना दिखाता है। ये बताता है कि शरीर मशीन नहीं है, ये प्रकृति की लय पर चलता है। और जब हम उस लय को तोड़ते हैं तो बीमारी जन्म लेती हैं। और इसलिए अगली बार जब आप किसी घाट पर सुबह सुबह लोगों को ठंडे पानी में स्नान करते देखें, तो उसे अंधविश्वास मत कहिए, उसे विज्ञान कहिए, क्योंकि ये वह विज्ञान है जो किताबों से नहीं, शरीर से निकलता है। और जो इंसान अपने शरीर की भाषा समझ लेता है, उसे डॉक्टर की ज़रूरत ज़िंदगी में बहुत कम पड़ती है। रेड प्लस न्यूज़ से जुड़ने के लिए बहुत